हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। साथियों, जितने भी मेरे भाई बहन क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आने वाले साल यानी कि 2026 में है, उनका भी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो आपको पता है कि हमारे टारगेट एसएस यूट्यूब चैनल पर नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग अपने एग्ज़ाम से पहले तक पूरा सिलेबस को पढ़ेंगे और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको बताया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे सोल्यूशन करवाया जाएगा। आप यहाँ पे विश्वास कीजिए कि आपको मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं डरना है। आपको 100 में 100 लाने की गारंटी मैं लेता हूँ। बस मेरे कहने के अनुसार, मेरे गाइडेंस के अनुसार आपको चलना है। मैं जैसे बोलूँगा वैसे करना है। साथियों, प्रत्येक क्लास के भांति इस क्लास में भी आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चंस यहाँ बताया जाए, लिखा जाए, जो भी बोला जाए करने को, वो आप करते रहें। साथियों, आप अपना मोबाइल हमेशा रोटेट करके इस वीडियो को देखें और अपने से दूर रखें फ़ोन को। साथियों, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले 2 वीडियो में रियल नंबर के 1.1 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस किया है, उसमें का एक क्वेश्चन बच गया है और कुछ उदाहरण बाकी है, उसको हम आज देखेंगे और 1.2 तक आज पहुँचेंगे। साथियों, ये जो है आपका उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। 2 प्रकार की बर्फियाँ हैं, 420 काजू की और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। साथियों, यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 2 प्रकार की बर्फियाँ हैं। एक बर्फ़ी काजू की है और एक ये जो 130 बर्फ़ी है वो बादाम की है। 2 प्रकार की बर्फियाँ हैं। इसमें बोला है कि वह इनकी ऐसी ढेरी बनानी चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 8 बर्फियाँ हैं और यहाँ पर 12 है। ये जो है हमारा काजू का बर्फ़ी है और ये जो है बादाम का बर्फ़ी है। तो आप हमको बताएंगे कि हम इसको कैसे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर रखता हूँ, ये आपका, मैं इस बर्फ़ी को यहाँ रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसको मैं रखता हूँ बादाम वाले को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने सभी बर्फियों को रख दिया, लेकिन मैंने जो बर्फ़ी रखा इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। ये किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे में क्वेश्चन में बोला है कि बर्फियों की संख्या समान रहे, ऐसी प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। मतलब हम इस बर्फियों को, आप दुकान पे जाते हैं मिठाई को, तो देखते हैं कि वो जो दुकानदार होते हैं वो बर्फी को कैसे अच्छे से सजा के रखते हैं परात में। तो इसको इस प्रकार से दोनों बर्फियों को सजाना है कि प्रत्येक ढेरी में, मतलब प्रत्येक पंक्ति में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे और ढेरिया बर्फी की बारात में न्यूनतम स्थान घेरे। जो ये ढेरिया है बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे दिया है 2 प्रकार का जो दिया है आपको बर्फी, काजू का बर्फी और यहाँ पे दिया है बादाम का, इन दोनों बर्फियों का जो आपका HCF होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम क्या निकालते हैं, HCF। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आप हल में आपको क्या करना है कि यहाँ पे 420 जो है और यहाँ पे 130 है। ठीक है, हम आपको बताए हैं कि इन दोनों का HCF कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो 420 और 130 में बड़ी संख्या कौन है, तो आपका 420 है।
420 है, ठीक है। और जो छोटी संख्या होती है उसको इधर लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको भाग देते हैं। अब बताइए कि 130 से 420 कितना बार में जाएगा? एक बार में 130 होगा, दो बार में कितना होगा 260, तीन बार में इसको हम लेकर जाएंगे, तीन बार में लेकर जाएंगे तो कितना होगा ये 0 390, ये हो जाएगा 0, हाथ लेंगे 12 में से 9 गया 3। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या है, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है भाग को बढ़ाते जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए शेषफल जो आया हमेशा भाजक से क्या आया छोटा, जैसे ही छोटा आया इसको एक बार और घेर देते हैं और इसको यहाँ पे उतार देते हैं तो क्या हो जाएगा 130। कितना बार में जाएगा 30 से 130, तो यहाँ पे 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, 30 पचे 150 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितना बार में ले जाएंगे 4 बार में, कितना हो जाएगा 120, 0 3 में से 2 जाएगा 1। फिर यहाँ पर देखिए कि जो शेषफल है वो भाजक से क्या आ गया छोटा, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है भाग को हम बढ़ाते जाएंगे। फिर यहाँ पे इस 30 को यहाँ उतारेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0। जैसे ही यहाँ पे शेषफल आ जाता है इसके ठीक ऊपर वाला हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है, इसके ठीक ऊपर वाला हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो 420 और 130 का HCF क्या आ गया 10, और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा 10। क्या पूछा था, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितना होगा, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10 है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता है कि 2 प्रकार के काजू हैं, उनको आपको क्या करना है कि ढेरी बनाना है, ऐसा ढेरी बनाना है कि प्रत्येक ढेरी का मतलब क्या होता है पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में बर्फियों की संख्या क्या रहे समान रहे, और वो जो बर्फी है वो परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। HCF निकालने का तरीका हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, और यहाँ पे ये जो HCF है वही हमारा आंसर है। साथियों आशा करते हैं कि आप इस उदाहरण को समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चंस है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा आपको क्या निकालना है HCF। मैं आपको अभी LCM वाला भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो आशा करते हैं कि आप इस उदाहरण को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। ये आपका प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 है। बाकी के प्रश्न हम पिछले 2 वीडियो में करा चुके हैं। देखिए बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, उनको जो है 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है 616 सदस्य वाले सेना की टुकड़ी को, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब देखिए ये जो होता है आपका, ये आपका स्तंभ होता है, ये क्या होता है, ये स्तंभ होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है स्तंभ होता है, ठीक है। और इसमें ये जो है क्या होता है पंक्ति होता है। तो बोल रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब ये जो स्तंभ है इनकी अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें ये जो 32 सदस्य हैं इनके पीछे 616 सदस्य मार्च कर सके। तो जब भी यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछा है कि अधिकतम क्या होगा, तो अधिकतम का मतलब ही क्या होता है महत्तम होता है। अधिकतम का मतलब ही क्या होता है महत्तम। महत्तम का मतलब क्या HCF यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF निकालना है तो संख्या क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे संख्या है
616 और क्या है 32। कैसे निकला है HCF? सबसे पहले बड़ी संख्या को कहाँ रखते हैं? अंदर, और छोटी संख्या को कहाँ रखते हैं? बाहर। तो बड़ी संख्या है 616 और छोटी संख्या है 32। कितना बार में जाएगा? तो यहाँ पर हम एक बार में ले जाएंगे, 32 एकम 32, ठीक है। तो 32 एक बार में जाएगा, फिर 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ कितना है 5, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर ये 6 यहाँ पे उतर जाएगा। अब ये कितना बार में जाएगा? 32 से ये कितना बार में जाएगा? 32 से यहाँ पे अगर 10 बार में जाते हैं तो 320 आएगा, लेकिन 320 से छोटा चाहिए। इसको हम क्या 8 बार में ले जा सकते हैं? 8 दूनी 16 के 6, 8 फिर 1 और 8 फिर के 24 1 25, अभी भी छोटा है। इसको हम 9 बार में ले जाएंगे, तो 9 दूनी 18, 8 बचा 1, 9 3 27 और 1 28, 16 में से 8 जाएगा 8, ठीक है, और बाकी यहाँ से 0 बच गया। अब क्या करना है कि जैसे ही ये शेषफल यहाँ जो भाजक है उससे छोटा आ गया, तो हम क्या करते हैं, जब तक मेरा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग को बढ़ाते हैं। तो भाग को बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। शेषफल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा मेरा? 8। अब इसको हम स्टेप में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे मेरा पहला भाग ये वाला है, पहला भाग ये वाला है, ये है पहला भाग। इसको कैसे लिखेंगे? 600 आपका जो 16 है उसको कैसे लिखेंगे? 32 गुना 19, 32 गुना 19। आप प्लस में क्या लिखेंगे? 32 गुना 19। हमारा शेषफल कितना आया था? शेषफल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शेषफल आपका यहाँ पे 8 आएगा। इस पूरा को लेंगे, शेषफल क्या आएगा? 8 आएगा। शेषफल हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। अब इस बार अगला भाग कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ शुरू हो रहा है। तो इस पूरे को कैसे लिखेंगे हम? यहाँ आ जाएगा आपका 32, यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? 8 गुना 4, 8 गुना 4 प्लस में 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है हमारा ये जो यहाँ वाला होता है वो क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? 8। और हमसे जो पूछा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? 8। यही हमारा आंसर होने वाला है। तो आपने यहाँ पे देखा, हमसे पूछा है 616 सदस्य की सेना की टुकड़ी थी और 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। बोला है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। बोला है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। जैसे यहाँ अधिकतम हम देखें, हमको दिख गया क्या निकालना पड़ेगा? HCF। अधिकतम का मतलब ही क्या होता है? महत्तम। और जैसे महत्तम दिख गया हमको क्या निकालना पड़ेगा? HCF। हम यहाँ पे HCF निकालेंगे 616 का और 32 का। जो संख्या बड़ा होता है उसको अंदर, जो छोटा होता है बाहर। ऐसे भाग भी हम आपको पीछे सिखा भी चुके हैं। जैसे शेषफल 0 आता है, यहाँ जो आता है वही हमारा HCF हो जाता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये HCF हो गया और स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गया? 8। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। पिछले 3 वीडियो आपने देख लिया होगा, उसमें हम लोग 1.1 को कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ उदाहरण उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारे पास एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5। उसको देखते हैं। क्या है उदाहरण नंबर 5 में? संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले 4 का पावर n, और n क्या बोला है कि एक प्राकृत संख्या है। हम n के जगह पर प्राकृत संख्याओं को रखेंगे, मतलब 4 का पावर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 का पावर 2 रखेंगे क्या होगा? 16। 4 के पावर 3 रखेंगे तो क्या होगा? 64। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे
तो आप देखेंगे कि कहीं भी 4 का पावर कितना भी लगाइएगा उसका इकाई अंक कहीं 0 नहीं आएगा, वो कहीं 0 पर समाप्त नहीं होगा। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होता है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त कब होता है चेक करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको 120, ठीक है, इसका लास्ट में क्या है 0। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होता है, तो यहाँ पे आप देखिए इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, ठीक है, फिर 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। क्या लिखिएगा, 120 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। कहने का मतलब है अब जैसे ही ये अंक 0 पर समाप्त होगा, यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होगा। आप कोई भी संख्या उठा लीजिए जिसके लास्ट में 0 है और आप उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, आप देखिएगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होगा। यानी कि कोई भी संख्या 0 पर अगर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होगा। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है तो वो जो है संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। कोई भी आप संख्या देख लीजिए, आपको जो संख्या लेना है आप ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आपको मन है कि सर हम लेते हैं, आप 60 को ले लेते हैं, 60 0 पर समाप्त हो रहा है 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो 60 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखिए इसमें भी 2 और 5 आ रहा है, मतलब जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, हमेशा 2 और 5 आएगा। तो हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इसको देखिए। इस सवाल में बोला है कि संख्या 4 के पावर n पर विचार कीजिए। n क्या है, प्रकृत संख्या। तो हमने अभी देखा कि हमने n के जगह पे आप कोई भी संख्या रख लीजिए, कभी भी वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। कैसे इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 का पावर n है, 4 को कैसे तोड़ते हैं, 2 इंटू 2, इसका पावर हम n लगा देंगे, ऐसे लिख देंगे 4 के पावर n को। क्या इसमें कहीं 2 और 5 है, आप बोलिएगा कि सर 2 है, लेकिन हमको 2 और 5 दोनों होना चाहिए। यहाँ पे केवल क्या है 2, अगर इसमें 1 और 5 कहीं भी मिल जाता तो ये संख्या 0 पर समाप्त होता, लेकिन इसमें केवल 2 मिल रहा है। केवल 2 और केवल 5 मिलने से 0 पर समाप्त नहीं होगा, हमको उसमें 2 और 5 दोनों खोजना होगा। तो यहाँ पे केवल क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है, 2 है ना, क्या नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः 4 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त कब होता, जब 2 और 5 दोनों रहता। केवल 2 केवल 5 रहने से 0 पर समाप्त नहीं होगा, उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब ही ये समाप्त किस पर होगा, 0 पर। तो हमने 4 का भाज्य गुणनखंड किया, 4 का भाज्य गुणनखंड किया तो देखा इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसमें एक आप लाइन अपने नोट में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अपने नोट में कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित है,
तो वह संख्या 0 पर, 0 पर समाप्त होगी। क्या होना चाहिए? 2 और 5 दोनों। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मिलते हैं, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है, उस पर चलते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको समझिए। आपको क्वेश्चन देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप HCF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। तो आप पहले समझिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, जैसे में मैं लिखता हूँ 6 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले आप इसको सबसे छोटी संख्या 2 से ले जाएंगे। कितना बार में जाएगा? 3 बार में, और 3 से 1 बार में। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 12 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 2 से कितना बार में जाएगा? 6 बार में। 2 से कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 3 से कितना बार में जाएगा? 1 बार में। तो 12 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3 इतना लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार 2 आया है तो 2 की पावर 2 × 3। मतलब कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वही उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। थोड़ा सा अगर हम बड़ा करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 96। आप इसका कीजिएगा, 2 से कितना बार में जाएगा? 48 बार में। 2 से 24 बार में। 2 से 12 बार में। 2 से 6 बार में। 2 से 3 बार में। 3 से 1 बार में। तो 96 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 1 2 3 4 5। 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 5। और गुना में क्या लिख सकते हैं? 3। यही क्या होता है? हमारा अभाज्य गुणनखंड। हमने ऐसा इसलिए बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप कैसे दो संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे, कैसे दो संख्याओं का LCM ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण 6 आप अपने बुक में देख पाएंगे कि उदाहरण 6 में जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है। तो उदाहरण 6 में दिया है, आपके बुक में जो उदाहरण 6 है उसमें आप क्वेश्चन को देखिए। उसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM ज्ञात करना है। आपका जो उदाहरण 6 है, जो उदाहरण 6 है उसमें देखिएगा आप क्या दिया है। उदाहरण 6, तो उदाहरण 6 में आप देखिएगा बोल रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से कैसे हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं, आप इसको देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो संख्या है 6 और 20। अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालना है तो आप सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा ये 1 बार में। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। मतलब 20 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 5। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 बार आया है गुना में, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 के पावर 2 और गुना में 5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक जो है उसको आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि HCF कैसे निकलेगा और LCM कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले HCF में बताता हूँ जो कि सबसे आसान होता है। आपको ये जो दोनों जो गुणनखंड है इसमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है मतलब दोनों में कौन सी संख्या उपस्थित है। यहाँ इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, यहाँ 3 है तो इसमें 3 है क्या? नहीं।
यहाँ 5 है तो इसमें 5 है क्या? नहीं। वैसी संख्या जो दोनों में हो, तो यहाँ पे बताइए कि 6 के अभाज्य गुणनखंड और 20 के अभाज्य गुणनखंड दोनों में क्या है? दोनों में 2 है। अब जब HCF निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है उसका छोटा पावर हम लेते हैं। मतलब यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 का पावर 1 हुआ, यहाँ 2 का पावर 2 है। इन दोनों में छोटा कौन होगा? 2 के पावर 1। तो और कॉमन केवल 2 है, दोनों में कॉमन केवल 2 है और 2 का सबसे छोटा पावर लेंगे तो यहाँ पे जो 2 का सबसे छोटा पावर लेंगे तो HCF हमारा हो जाएगा 2। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, ऐसे लिखना है। फिर जब HCF पूछे तो छोटा पावर, HCF पूछे तो छोटा पावर, LCM पूछे तो बड़ा पावर। लेकिन HCF LCM में एक चीज अंतर है, HCF में जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे, HCF में जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे, और LCM में जो वैसी अभाज्य संख्या जो दोनों में है उसको भी लेंगे। तो LCM में जो दोनों में केवल है तो दोनों में केवल 2 है, अब उसका छोटा पावर, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है, तो छोटा पावर ये हुआ, इसलिए HCF क्या होगा? 2। अब LCM देखिए इसका कैसे ज्ञात करेंगे, LCM कैसे ज्ञात करेंगे? तो LCM ज्ञात कैसे करना है? दोनों में, अब दोनों में कॉमन हो या ना हो, दोनों में कॉमन हो या ना हो। अगर दोनों में कॉमन है तो सबसे बड़ा पावर, HCF में कैसा पावर ले रहे थे? छोटा पावर, और LCM में कैसा पावर लेंगे? बड़ा पावर। आप अपने नोट में लिख लेंगे कि HCF बराबर छोटा पावर, LCM बराबर बड़ा पावर। तो यहाँ पे LCM में कैसा पावर चाहिए? बड़ा पावर। अब 2 के पावर 2 बड़ा है कि 2 का पावर 1? तो 2 का पावर 2 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 2 के पावर 2 को ले लेंगे। फिर देखिए 3 यहाँ है, यहाँ इसमें है क्या? नहीं है। तो अब HCF में तो क्या था कि जो दोनों में है केवल उसी को लेंगे, लेकिन LCM में वैसी अभाज्य संख्या जो दोनों में उपस्थित है उस सबको लेना पड़ता है। मतलब 2 का पावर तो दोनों में था तो सबसे अधिक पावर, 3 दोनों में नहीं है फिर भी 3 को लेना पड़ेगा, 5 दोनों में नहीं है फिर भी 5 को लेना पड़ेगा। अगर दोनों में होगा तो पावर देखेंगे, अगर पावर बड़ा होगा उसको ले लेंगे, दोनों में नहीं है फिर भी उसको एक बार लेना है। तो 2 का पावर 2 क्या होगा? 4 गुना 3 गुना 5, 4 यहाँ 12 और 12 पचे क्या हो जाएगा? 60, और आपका यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा? 60, और HCF क्या हो जाएगा? 2। जब भी अभाज्य गुणनखंड से आपको HCF और LCM ज्ञात करना हो, सबसे पहले आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर ऐसे लिख लेंगे LCM में छोटा पावर नहीं, HCF में छोटा पावर और LCM में बड़ा पावर। HCF में कैसा पावर? छोटा, LCM में बड़ा, और HCF में केवल वही संख्या लेते हैं जो दोनों में उपस्थित होता है। तो यहाँ देखिए कि 2 एक ऐसी संख्या जो दोनों में है, और 2 का हमको छोटा पावर लेना है तो केवल 2 के पावर 1 को लेंगे। LCM में देखिए वैसी अभाज्य संख्या जो दोनों में उपस्थित है, दोनों में है तो पावर जो क्या लेंगे हम? LCM में बड़ा वाला लेंगे। जैसे 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, इसमें आप बताइए कि बड़ा पावर कौन है? 2 के पावर 2 है तो उसको ले लेंगे। 3 दोनों में नहीं है फिर भी 3 को लेंगे, 5 दोनों में नहीं है फिर भी एक बार 5 को लेंगे। 2 का पावर 2 4, 3 5 गुना होगा तो इसका LCM क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। साथियों अब आप आशा करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड से LCM और HCF निकालना सीख गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे उदाहरण 7 के तरफ। अब देखिए कि उदाहरण 7 में किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि उदाहरण 7 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और LCM ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमने आपको पिछला उदाहरण बताया 6 नंबर, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि था। अब इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो भी संख्या आपको दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है? ऐसे 2 से कितना बार में? 48 बार में। 2 से कितना बार में? 24 बार में। 2 से कितना बार में? 12 बार। 2 से 6 बार। 2 से 3 बार। 3 से 1 बार, 1 तक लेके जाएंगे। अब बचा क्या चीज़? 404, ये जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
फिर जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम, अब 101 आ गया। अब ये किससे जाएगा? 101 किससे जाएगा? ना 1 से जाएगा, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा। हम इसको इतना ही रहने देंगे 101 एक बार में। 96 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 का गुना है 3 4 5। आप डायरेक्ट 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए 2 के पावर 5 गुना 3। इसमें देखिए क्या है, 404 में 2 गुना 2 गुना 101, मतलब 2 के पावर 2 गुना 101। हमको निकालना है सबसे पहले क्या चीज़? HCF। तो HCF में वैसी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों में कॉमन हो, वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो उसकी सबसे छोटी पावर को लेते हैं। जब भी HCF निकालते हैं तो वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो और उसका सबसे छोटा पावर। तो अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 है, 2 दोनों में कॉमन है। अब 2 का सबसे छोटा पावर कौन सा है? ये है 2 का पावर 2, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 का पावर 2। अब बताइए कि और कुछ कॉमन है इन दोनों में? यहाँ 3 है तो 3 इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 101 है, 101 इसमें नहीं है, उसको नहीं लेना है। तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया हमारा? 4। अब देखिए LCM कैसे ज्ञात करेंगे? LCM ज्ञात करना है तो ऐसी संख्या, अब देखिए जो कॉमन है 2 का पावर 5 इसमें भी है और 2 का पावर 2 इसमें, मतलब 2 दोनों में कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन होगा उसका बड़ा पावर। एलसीएम निकालने के लिए कैसा पावर? बड़ा पावर, और एचसीएफ निकालने के टाइम छोटा पावर। तो एलसीएम के टाइम बड़ा पावर, दोनों में कॉमन है 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2। तो इसमें बताइए आप कि इसमें बड़ा पावर क्या है? तो बड़ा पावर 2 के पावर 5 है। अब बचा क्या? 3 इसमें है, इसमें नहीं है, उससे मतलब नहीं है, उसको भी लेना है। अब 101 बच गया, इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी इसको लेना है। 2 का पावर आप 5 करेंगे तो क्या आएगा? 2 का पावर 5 आप करेंगे तो 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, गुना 3 गुना 101, 32 तिया 96, 101 को गुना कीजिए। 96 से एक बार में 6, 9 बचेगा, 10 से 960 और 9 बार में 9 6 9, मतलब 9696 हमारा क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। एलसीएम निकालने के टाइम आपको क्या करना है कि वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन है केवल उसी को लेंगे। तो ये दोनों में कॉमन है, एलसीएम के टाइम में सबसे छोटा पावर, सबसे बड़ा पावर। एचसीएफ जब निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम में अंतर ये है कि एचसीएफ जब आप निकालने जाइए तो देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो दोनों में है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों जगह 2 है। तो एचसीएफ निकालते टाइम जो दोनों में कॉमन होता है ना, उसका छोटा पावर लेते हैं। तो 2 का 2 पावर 2 छोटा पावर है। एलसीएम निकालते टाइम क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन होगा उसका तो बड़ा पावर लेंगे, और जो दोनों में कॉमन नहीं होगा उसको भी एक एक बार ले लेते हैं। तो जैसे देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 5, दोनों में कॉमन है तो उसका बड़ा पावर ले लिए। 3 यहाँ है, इसमें नहीं है, फिर भी ले लिए। 101 यहाँ है, यहाँ नहीं, फिर भी ले लिए। सबको गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम इतना आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप इस उदाहरण 7 को समझिए होंगे। अब मैं आपके लिए अगला उदाहरण 8 लेकर आया हूँ। देखिए उदाहरण 8 क्या है। तो उदाहरण नंबर 8 आप देख पा रहे हैं कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम आता है आप शुरू करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि करना। कैसे करना है अभाज्य गुणनखंड विधि? पहले 6 का कैसे होगा? 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। फिर यहाँ पे क्या है? 72 है। 72 को 2 से ले जाएंगे 36 बार में, 2 से जाएगा 18 बार में,
2 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में और 3 से जाएगा 1 बार में। तो हम 72 को अब क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पे देखिए जो रिपीट हो रहा है उसको पावर में लिखिए। 1 2 3 मतलब 2 के पावर 3, 1 2 मतलब 3 का पावर 2। 120 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 3 बार आया है 2 तो 2 का पावर 3, 3 1 बार है, 5 1 बार है। अब यहाँ पे देखिए जिसके पावर में कुछ नहीं है ना उसके पावर में क्या होता है, 1 होता है। जिसके पावर में कुछ नहीं उसके पावर में 1 होता है। हमको पहले क्या ज्ञात करना है, HCF। सबसे आसान होता है HCF ज्ञात करना। क्या होता है देखिए, जब 2 गो था तो दोनों में कॉमन खोजते थे, अब 3 गो है तो तीनों में कॉमन खोजना है कि वैसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 सब में है, 2 कॉमन आएगा। लेकिन 2 का बड़ा पावर कॉमन आएगा कि छोटा पावर, तो HCF निकालते टाइम 2 का छोटा पावर और LCM निकालते टाइम बड़ा पावर। तो HCF में 2 का छोटा पावर क्या है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये 2 का पावर 1 ही है, मतलब 2 है। अब देखिए कि तीनों में है क्या, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में है। तो 3 का कैसा पावर लेते हैं HCF निकालते टाइम, छोटा पावर। तो 3 का छोटा पावर क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। अब क्या है, अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमन है, ठीक है। इसमें कोई, अब 5 यहाँ पे है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 2 गुना 3 HCF हमारा क्या आ जाएगा, 6। अब LCM जब निकालने की बात आती है तो LCM में होता है, पहले देखिए कि तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन आप देख रहे हैं कि 2 है। HCF में कैसा पावर लेते थे, छोटा पावर। LCM में कैसा पावर लेंगे, बड़ा पावर। तो तीनों में कॉमन है 2, और 2 का बड़ा पावर सबसे क्या है, 2 का पावर 3 गुना 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 का बड़ा पावर क्या होगा, 3 का पावर 2 गुना वैसी संख्या। अब जो बच गया इसमें से 2 और 3 निकल गया, इसमें से बचा क्या, 5, तो 5 को भी LCM में हम ले लेते हैं। अब गुना करेंगे तो 2 का पावर 3 क्या होगा, 8, 3 का पावर 2 9 और गुना 5, 8 9 72 गुना 5, 5 दूनी 10, 7 5 35 और 1 36। तो आपका HCF 6 आया और LCM 360 आया। एक बार समझिए कि हमको 2 संख्या दिया रहे, 3 संख्या दिया रहे, जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM ज्ञात करना है, पहले आप ऐसे कर लेंगे, फिर उसको ऐसे लिख लेंगे। जो संख्या रिपीट होगा ना उसको पावर में लिख लीजिए, आपको बनाने में आसानी रहेगी। यहाँ भी पावर में हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे HCF निकालते टाइम आप अपने नोट्स में लिख लिए होंगे कि HCF निकालते टाइम, ठीक है, दोनों में क्या होना चाहिए, 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन, 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन, और पावर कैसा, छोटा पावर। HCF में कैसा पावर लेते हैं, छोटा पावर, और LCM में कैसा पावर लेते हैं, बड़ा पावर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 तीनों में कॉमन है। HCF निकाल रहे हैं, पावर छोटा चाहिए, ये पावर 3 है, ये पावर 3 है, ये पावर 1 है, तो छोटा पावर तो पावर 1 वाला हुआ। अब देखिए तीनों में 3 कॉमन है क्या, 3 3 3 तीनों में कॉमन है, छोटा पावर 3 का पावर 1 आएगा, तो HCF यही हो जाएगा 6। अब LCM में क्या होता है, अगर तीनों में कॉमन है तो उसका सबसे बड़ा पावर, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, सबसे बड़ा पावर क्या होगा, 2 का पावर 3। फिर 3 तीनों में कॉमन है तो 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 का पावर 2 है। अब 5 यहाँ पे बच गया जो केवल इसमें है, सब में हो या ना हो, केवल इसमें है या इसी में रहता, किसी में रहता, उसको भी एक बार ले लेते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं को इसमें लिया जाता है, कॉमन हो या ना हो। जो कॉमन होगा उसका बड़ा पावर, और जो कॉमन नहीं होगा उसको सेम ले लेते हैं। अब 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 2 9 और 5,
8 9 72 5 360। तो आपका ये HCF रहा और ये LCM रहा। तो आशा करते हैं कि आप उदाहरण 6, 7, 8 जो कि तीनों एक जैसा क्वेश्चन था, जो कि तीनों अभाज्य गुणनखंड विधि से था, हमने आपको बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे LCM निकाला जाता है, कैसे HCF निकाला जाता है। आप बिल्कुल धैर्य बना कर रखेंगे, आपको बिल्कुल ऐसे ही आसान तरीका से सारे सवाल को बनाया जाएगा। चलिए तो अगले टॉपिक को हम देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वो एक फार्मूला ही है कि वो फार्मूला ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फार्मूला क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है, ठीक है, कोई दो धनात्मक पूर्णांक A और B है, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B है। तो इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस पर गौर कीजिएगा कि LCM ऑफ A, B गुना LCM ऑफ A गुना B, HCF ऑफ AB बराबर A गुना B। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए एक और लैंग्वेज में कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब हो सकता है यहाँ पे चार चीज़ है, चार चीज़ में से हमको तीन चीज़ कोई दे देगा, दो को संख्या दे देगा, उसका HCF दे देगा, बोलेगा LCM निकालिए। तो इसी में हम मान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे आपको क्वेश्चन बनता है, आप फार्मूला याद कर लेंगे कि दो संख्या अगर दिया रहे तो उन दोनों संख्याओं का LCM और HCF का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल क्या होता है, बराबर, मतलब LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जैसे हम आपको आगे बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, आपका जो प्रश्नावली है 1.2 है, उसमें आप देख पाएंगे कि एक क्वेश्चन दिया है 1.2 में, 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। देखिए सबसे पहले वो न बनाकर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे अपने मन से लिखता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो संख्या है, यहाँ पे दो संख्या क्या है, यहाँ पे 12, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 18, ठीक है। दो संख्या है 12 और 18। जैसे दो संख्या 12 और 18 लिए, अब बोलेंगे कि इसका LCM जो है, इसका जो LCM है वो 36 है। आप हमको HCF ज्ञात करके बताइए। दो संख्या 12 और 18 है, LCM 36 है, तो HCF क्या होगा। फार्मूला आपके सामने है कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो जैसे LCM की जगह पे आप क्या रख दीजिएगा 36, HCF हमको ज्ञात करना है तो वैसे ही रहने दीजिए। पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या क्या है 18। कटा दीजिए, यहीं से कटा सकते हैं, या आप 36 को इधर भेजेंगे, गुना में है तो भाग में आएगा, 12 तिया 36, 3 से 18 बार में, तो आपका जो HCF है वो क्या आ गया 18 आ गया। यहाँ से आप करेंगे तो 12 तिया 36 और 3 छक 18, HCF क्या आएगा 18 नहीं 6 आएगा। तो आपने देखा जो जो दिया था मैंने इस फार्मूला में रखा और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब हमारे एक्सरसाइज में कितने टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं और क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंड के। तो सबसे पहले मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आप यहाँ 140 लिखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे,
सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, 2 सत्ते 14 70 बार में, 2 से जाएगा 35 बार में, फिर 5 से जाएगा 7 बार में और 7 से जाएगा 1 बार में। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अभी आपको बताया कि जो रिपीट होता है ना उसको पावर में आप लिख दीजिए। हो गया, आंसर हो गया। 140 के अभाज्य क्या बोला है? संख्या निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए और गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। 156 है, इसको क्या करेंगे? 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 से जाएगा 2 तिहा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 नवा 18। फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 13 बार में और 13 से जाएगा 1 बार में। तो आप 156 को क्या लिखोगे? 2 × 2 × 3 × 30। दो बार गुना में है तो पावर में 2 हो जाएगा, गुना 3 गुना 13। अब आगे यहाँ पे है 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटने के लिए आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि विभाज्यता का नियम इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर संख्या कितना भी बड़ा है और इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो 2 से कटेगा। उसके अलावा है तो 2 से नहीं कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा? 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कटेगा। कैसे चेक करेंगे? सबको जोड़िए। 8 है तो 10, 10 3 13 5 18। सबको जोड़ने पे क्या आया? 18। 18 3 से कटता है तो इस संख्या भी 3 से कटेगा। ये 3 के विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है। आपको कहीं भी 10वां क्लास में इसे क्वेश्चन बताया नहीं जाएगा। और विभाज्यता का नियम आपको नहीं बताया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि 2 से नहीं कटा, 3 से कटा कर देखो, और 3 से नहीं कटता तो फिर मिटाते नहीं। पहले ही चेक कर लीजिए कि ये 3 से 100% कन्फर्म है कि कटेगा। तो 3 से 1 बार में 3 दूनी 6, 2 जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर ये 2 से नहीं कटेगा तो चेक करते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। 1 और 2 3, 7 10 और 5 15। फिर 3 से कटेगा, क्या होगा? 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 15, 3 पचे क्या हो जाएगा? 15। क्या ये फिर 3 से कटेगा? 4 2 6 5 11 नहीं कटेगा। अब कटेगा ये 5 से, 5 8 40 और 2 5 25। फिर 5 से कटेगा ये 17 बार में और 17 से कटेगा ये 1 बार में। तो 3825 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। मतलब 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? 5 5 10 नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। 1001 किससे कटता है? 1001 से ही कटता है। 1001 से कटेगा। अब यहाँ पे हम 5005 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 1001 हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। लास्ट है 7429। 7429, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 7 4 11 2 13 13 9 22, 2 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा? 7429 किससे कटेगा? तो 7429 जो है ये देखिए, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो ये कटेगा किससे? सबसे बड़ा समस्या है कि ये कटेगा कैसे। अब देखिए ये कटेगा कैसे। यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं कि 7400 के पास है। अब बताइए कि 7400 के पास है तो आप हमको बताइए कि 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। वैसे करने से भी नहीं होगा तो ये फिर कटेगा कैसे? आपके लिए ये जो क्वेश्चन है
मैं आपको HW में छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं इसको फिर से बता दूंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन HW में बनाकर लाना है। आशा करते हैं बाकी जो भी क्वेश्चन हैं आप उसको समझ गए होंगे।